Hello students of class 11th commerce. Today I am going to deliver a lesson on basic accounting terms. First term which you are going to learn is account. A summarized and complete record of all relevant transactions relating to one particular head at one particular place is known as account. It records the amount, effect and direction of each and every transaction. अकाउंट आपने भी जान लिया होगा, जब आप बैंक पर जाते हैं तो वहाँ हर कस्टमर का अकाउंट खोला जाता है। उसमें उसका तमाम रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड, यानी उसने कितनी ड्राइंग की है, कितना डिपॉजिट किया है, और उस पर्टिकुलर पर्सन का फ़ोन नंबर, उसका पेरेंटेज, रेजिडेंस, सब कुछ अकाउंट में रिकॉर्ड रहता है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी जो भी कस्टमर्स वहाँ पर हैं या जहाँ से वो क्रेडिट के तौर पर पैसा लाएंगे या रॉ मटेरियल लाएंगे, तो उनका भी वो अकाउंट खोल कर रिकॉर्ड रखते हैं। या उनसे कोई डेबिट के तौर पर वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट उधार लेता है, तो उनका भी वो अकाउंट रखते हैं, जिसको हम ये समराइज्ड एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिलेवेंट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर हेड। दूसरा जो बेसिक अकाउंट टर्म है, दैट इज कैपिटल। द अमाउंट इन द शेप ऑफ मनी और मनीज वर्थ इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइज इज नोन एज कैपिटल। कैपिटल वो पैसा है, मनी है या मनीज वर्थ है, जो एक प्रोप्राइटर बिजनेस में अपना पैसा खर्च करता है, इन्वेस्ट करता है, ताकि बाद में इन फ्यूचर में वो नफ़ा कमाए। नफ़ा कमाने के लिहाज से, प्रॉफिट कमाने के लिहाज से वो जो इन्वेस्टमेंट करता है पहले से ही, तो इसको हम कैपिटल कहते हैं। ड्राइंग्स, कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर और एनी पार्टनर ऑफ ए फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज आर टर्म्ड एज ड्राइंग्स। The amount of capital is reduced by the amount of drawings. Drawings हम कहते हैं जब कोई पार्टनर बिजनेस में से कोई पैसा विड्रॉ करे, कोई गुड्स विड्रॉ करे, लेकिन जो पैसा वो विड्रॉ कर रहा है वो पर्सनल यूज़ के लिए वो पैसा इस्तेमाल करता है, और साथ ही जो पैसा, ये पैसा जो कैपिटल उसने उसमें इन्वेस्ट किया है उसमें से कम हो जाएगा, और इसको हम ड्राइंग कहते हैं। इसके बाद आता है लाइबिलिटीज़। डेट्स और ऑब्लिगेशंस दैट द बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ टू पे आर नोन एज लाइबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, लोन टेकन फ्रॉम बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। Liabilities are broadly classified into number first non-current liabilities, number second current liabilities. Liabilities को हम कर्ज कहते हैं, यानी ये अगर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंकों से पैसा उधार में लाते हैं, या जो उनके सप्लायर्स होते हैं वहाँ से वो रॉ मटेरियल उधार में लाते हैं, और इस चीज़ को हम लाइबिलिटी कहते हैं। इसका यानी इसके दो किस्में हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। पहले हम देखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़, यानी ये क्या होती हैं। लाइबिलिटीज़ दैट आर पेएबल यूजुअली आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आर नोन एज नॉन करंट टर्म लाइबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंश्योरेंस ऑफ डिवेंचर्स बाय ए लिमिटेड कंपनी। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ जो ये वो कर्ज है जो हम अपनी कंपनियों, अपनी फर्मों के लिए जो 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के बाद हमें इसकी पेमेंट करनी होगी, और जिसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। इसी तरह जो इसका दूसरा काइंड है, दैट इज़ करंट लाइबिलिटी है। Liabilities or obligations payable within a period of 1 year are known as short term liabilities. ये वो कर्ज हैं जो हमको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में आता है, जो हमें 1 साल के अंदर इसकी पेमेंट करनी पड़ती है। इसकी एग्जांपल है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिटर्स। अगर हम क्रेडिटरों से, सप्लायर्स से
जो रॉ मटेरियल आते हैं अपनी कंपनियों के लिए, और उसकी जो भरपाई वो पेमेंट हमें 1 साल के अंदर अंदर करने पड़ते हैं, जिसको हम करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। उसमें आते हैं बिल्स पेबल इशूड, शॉर्ट टर्म लोन्स एक्स्ट्रा वगैरह, जो हम बैंकों से शॉर्ट टर्म लोन्स लाते हैं और हमें उनकी जो पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर हमें करनी पड़ती है, जिसको हम करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। उसके बाद आता है एसेट, economic resources that can be usefully expressed in monetary terms are known as assets of an enterprise. These are the items of value used for the operations of the business enterprise and also include the amount due to it from others. Asset हम कहते हैं जायदाद को। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब हम वो इसकी मुख्तलिफ जो इसका सामान है, एसेट है, उसकी तरफ देखते हैं, यानी लैंड से लेकर अगर हम जो बिल्डिंग बनाते हैं वहाँ फर्नीचर लाते हैं, डेस्कस लाते हैं, जो भी मशीनरी वहाँ पर है, कंप्यूटर है, ये सब एसेट में आता है। यानी जिससे हमारी कंपनी में जो मॉनिटरी में इजाफा हो जाता है, और जो भी यानी जो मुख्तलिफ पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और इसमें फिर वो सामान वगैरह, ताकि हम अपने बिजनेस को बढ़ावा दें हो चला सकें, इसको हम उन तमाम जो भी प्रॉपर्टी है इसको हम एसेट कहते हैं। और उसके 2 किस्में हैं। नंबर फर्स्ट इज टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या है? एसेट्स हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। These assets can be touched and seen. Examples of tangible asset are land, plant and machinery, debtors, etc. यानी टेंजिबल एसेट में वो तमाम जायदाद आता है जो कंपनी में, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। उनमें जो हमारा लैंड आता है, जो कंपनी में लैंड है, मशीनरी है या दूसरा सामान है जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब टेंजिबल एसेट में आते हैं। और दूसरा जो काइंड है इसका जैसे इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट is that asset which cannot be seen or touched or called intangible assets. Though these assets do not have physical existence, even then they play an important role in the business. A few examples of such assets are goodwill, trademarks, copyrights, patents, etc. यानी इंटेंजिबल एसेट वो एसेट हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये वो जायदाद है जो हमारी बिजनेस को आगे ले जाता है, जो हमारी बिजनेस को ज़्यादा मुनाफा देता है। और इसके एग्जांपल उसमें गुडविल आता है। गुडविल वो एसेट है कि जो हमने दयानतदारी, हार्ड वर्क और अपनी ईमानदारी से हासिल किया है। अगरचे हम गुडविल को देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास ये एसेट है जो ईमानदारी की वजह से हमारे पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। ट्रेडमार्क, जो हमने ट्रेडमार्क नाम कमाया है, अपना तुजारत का नाम दिया है, और उसको देखकर कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, यह भी एसेट्स में आते हैं जिसको हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट। Excess of revenue over expenses during an accounting year from the normal course of business activities is known as profit. It increases the capital. इसका मतलब है प्रॉफिट उसको हम कहेंगे कि अगर खर्चे से ज़्यादा हमारी आमदनी हो जाए और इससे हमारा जो कैपिटल है इसमें इंक्रीज हो जाए, वो उसमें इजाफा हो जाए, तो उस सूरत में हम उसको कहेंगे प्रॉफिट। और हमारे पास एक और टर्म है दैट इज गेन्स। एनी प्रॉफिट arising from the business transactions other than the main operations is called gains. For example, sale of any fixed assets, increase in the value of assets, decrease in the value of liabilities, etc. यहाँ पर प्रॉफिट और गेन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गेन का मतलब है कि जब कंपनी की बात हम अक्सर करते हैं, अगर कंपनी में
हमारे पास कोई एसेट होगा और हम उस एसेट को, चाहे वो पुराना हो, तो उस सूरत में उसको बेच डालेंगे, तो जो हमें वो रेवेन्यू आ जाएगा उसको हम गेन कहते हैं। एक मिसाल इसके लिए मैं दूंगा कि अगर हम टेक्सटाइल फर्म में काम करते हैं और वहाँ पर हम कपड़े का कारोबार करते हैं, और अगर कपड़े के कारोबार में से रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा और एक्सपेंसेस कम होंगे, तो उस सूरत में वो प्रॉफिट है। लेकिन उसी कंपनी में, टेक्सटाइल कंपनी में, अगर पुराना जनरेटर हमारे पास है और हमने उसको सेल किया, तो जो आमदनी उससे आएगी उसको हम गेन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जनरेट का कारोबार नहीं करते, हम टेक्सटाइल का कारोबार करते हैं। इसीलिए जो फिक्स्ड एसेट के बेच डालने से हमारे पास रेवेन्यू आ गया और उसको हम गेन्स में रखते हैं, नहीं कि प्रॉफिट। दूसरे टर्म हमारे पास है लॉसेस। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इज नोन एज लॉस, इट डिक्रीजेज द कैपिटल। लॉसेस रिवर्स हैं प्रॉफिट के। लॉसेस में हमारा जो खर्चा है वो बढ़ जाता है आमदनी से, और जाहिर सी बात है इससे हमारे कैपिटल पर असर पड़ता है, हमारा जो कैपिटल वो डिक्रीज हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट these basic accounting terms.